संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से मैं अंश जी का रुख कर लेती हूँ। अंश जी, अभी एपी सिंह ने जब बयान दिया, जब वो संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने साफ तौर पर कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि S-400 और ब्रह्मोस मिसाइल से हमला किया गया तो पाकिस्तान के रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। उस पर भी आप लोगों ने सवाल खड़े किए थे। जब सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उस पर भी आप लोगों ने सवाल खड़े किए थे कि हमें बताइए कि कितना हमला किया गया, कौन कौन से निशाने बनाए गए। और पाकिस्तान के F-16 और AEW&C, जिसे हम कहा जाता है एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल, ये बहुत ही सक्षम विमान पाकिस्तान में, हालांकि वो पार्किंग में खड़े हुए थे, उनको भी टारगेट किया। क्या ये अब सवालों का जवाब है आपके या राहुल गांधी के या कांग्रेस के? ये जो सवाल हमने उठाए थे, ये सवाल मेरे को नहीं लगता कि कहीं ना किसी भी तरीके से जो है देश के खिलाफ, ये देश की सुरक्षा के लिए लेकर थे। इस देश को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज यहाँ पे पहली बात तो ये सवाल जो थे बीजेपी के खुद के नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी ने उठाए थे। अगर बीजेपी को इन सवालों से इतनी आपत्ति है, सुब्रमण्यम स्वामी जी को निकाले पार्टी से बाहर। अगर उनको इन्हीं सवालों से इतनी ज्यादा आपत्ति है, मैंने जैसे अपने बयान में पहले पिछले वक्तव्य में कोट किया, सीडीएस अनिल चौहान जी ने सिंगापुर में कहा था, तो आप क्या कहेंगे? हमने तो उनके बयान को आगे लेके गए, तो उनके बयान के उस पे आधार पे हमने बात रखी थी। सच्चाई ये है कि जो यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि भैया मोदी जी का 56 इंच का सीना है, यही बात राहुल गांधी जी ने जो है संसद में कहा था कि जब राजनाथ जी ने कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर जब हमने शुरू किया था, हमने पाकिस्तान में जाके जब हम उनके 9 ठिकानों पर हमने कार्रवाई की थी, सैन्य कार्रवाई, उसके बाद ही हमने कुछ पाकिस्तान के डीजीएमओ को हमने फोन करके बताया कि हम इसके बाद डीएस्केलेशन नहीं चाहते। यानी आपने यहाँ पे जो बड़ा पॉलिटिकल विल की बात करते हो, यानी आपने जाते ही सीधा जो है सरेंडर कर दिया। आप उनको कह दे कि आप जो है हम इसके बाद एस्केलेशन चाहते ही नहीं है। अरे आप यहाँ पे कौन से 56 इंच की छाती की बात कर रहे हैं? मोदी जी जैसा कमजोर प्रधानमंत्री इस देश ने आज तक नहीं देखा है। और ये बात मैं डंके की चोट पे कहता हूं, क्योंकि जो देश हमारा था उसमें आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी जी निवेदन विनती है कि इनको मर्यादा में बोले। देश के प्रधानमंत्री हैं, मर्यादा में बोले। मैं मर्यादा इनका उखेड़ दूंगा। इनकी मर्यादा की जो बातें हैं ना, सच्चाई ये है कि इंदिरा गांधी जी जैसी इस देश की प्रधानमंत्री थी, जिन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति को धमकाया था, जिन्होंने इस देश में जो है आप सवाल खड़े कर देते हो। छोड़िए, आप जो है बीजेपी के मुख्य नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कर लीजिए। उन्होंने कहा था कि भैया आप अटल जी की तब की बात कर लीजिए, उन्होंने कारगिल युद्ध के समय पे अमेरिका के राष्ट्रपति तो कहा था कि आप कोई नहीं हमारे बीच में करने वाले। लेकिन सच्चाई है कि मोदी जी बात कम कहे, बाकी नाम क्यों नहीं ले सकते संसद में? और यहाँ पे बड़ा चाइना की बात कर रहे थे कि भैया चाइना की जमीन पे, अरे चाइना की बात क्यों ना करे? राहुल गांधी जी ने जो बात की थी वो तो खुद आपके सांसद ने 2019 में देखिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हो गया। चाइना की बात करने वाला सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हो गया। अरे आपके खुद सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए क्या? सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए क्या? अरे उन्होंने संसद में आपको समझ में आना चाहिए, आपके खुद के मर्यादा में बोले। सच्चाई ये है कि आपके सांसद ने कहा कि 20-30 किलोमीटर जो है चाइना ने भारत की जमीन पर अतिक्रमण कर चुके हैं, और मोदी जी उसके बाद क्लीन चिट दे देते हैं चाइना को। और यहाँ पे बात करें 56 इंच की छाती की, आप क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? सच्चाई ये है कि जो राजनीति को लेकर यहाँ पे बड़ा ज्ञान दे रहे की बात कर रहे हैं ना, मैं बता रहा हूँ राजनीति क्या होती है। राजनीति वो होती है कि जब मोदी जी जो है एक मिनट के लिए सुनिए, राजनीति कौन करता है आप बताइए ना? उरी के बाद या पुलवामा के बाद कौन सबूत मांगता है बताइए ना? राहुल गांधी देश भर में सभा करते हैं और कहते हैं कि भाई सबूत कहाँ है। अरे आप लोगों को जरा भी आप ये समझिए, आप सेना को कम से कम राजनीति से अलग रखिए ना साहब। एक आपत्ति है, आप हर बार सवाल खड़े करते हैं, हर बार सबूत मांगते हैं और हर बार आपको नुकसान झेलना पड़ता है। सर हर बार आप सवाल खड़े करते हैं और हर बार आपको नुकसान झेलना पड़ता है। इस बात को आपको सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए, आप सब सवाल कर रहे तो सुन तो लीजिए। राजनीति वही बात तो हम लोग कह रहे हैं। देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोला, प्लीज मेरे बीच में कोई मत बोलिए। ठीक है अंशु जी, आप अपनी बात रखिएगा, आप अपनी बात रखिएगा, मैं वापस से आपका रुख करूंगी। लेकिन नहीं आपने सवाल पूछे नहीं, सुनिए ना, आपने कहा कि सेना को अलग रखना चाहिए, तो मैं उसी पे जवाब दे रहा हूं। सेना को ये बात हम बिल्कुल कह रहे हैं कि सेना को अलग रखना चाहिए, लेकिन ये बात मोदी जी को सोचने की जरूरत है। जब पुलवामा हमला होता है और वो वहां पे जब उनको जानकारी मिल जाती है, लेकिन उसके बाद भी वो फिल्म बनाने की शूटिंग कर रहे थे, और ये बात सत्यपाल मलिक जी ने कहा था। और मोदी जी जाके पुलवामा के हमलों के बाद शहीदों के नाम पे वोट मांगते हैं। क्या उनको वो राजनीति नहीं थी कि वो जो इस देश के जवानों के नाम पे वोट मांग रहे थे?
क्या वो राजनीति नहीं होती? क्या वो राजनीति नहीं होती कि मोदी जी जो है पहलगाम हमले के बाद में जो है कश्मीर जाने की बजाय, सर्वदलीय बैठक को संबोधित करने की बजाय वो जाते बिहार में जाके राजनीतिक कार्यक्रम करते हैं। ठीक है, राकेश पोद्दार जी जवाब देंगे, लेकिन ठीक है इसका काउंटर राकेश जी मैं आपसे लूंगी। राकेश जी मैं इसका काउंटर आपसे लूंगी, लेकिन जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी है एसपी वैद्य, मैं उनकी प्रतिक्रिया सुनवा देती हूँ अपने दर्शकों को कि एयर मार्शल चीफ एपी सिंह के इस बयान पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, वो सुनवा देते हैं। चीफ मार्शल एपी सिंह साहब जो कह रहे हैं बहुत वो दिखाता है कि किस तरह से हमारी हाई टेक जो हमारी मशीनरी थी उसने किस तरह पाकिस्तान को घुटने पे लाया, किस तरह से 5 उनके फाइटर्स को डिस्ट्रॉय किया और एक बड़ा जहाज़ जो अवैक्स जिसको कहा जाता है उसको डिस्ट्रॉय किया गया, 300 किलोमीटर से दूर से उसको उड़ाया गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और हाईटेक ये वॉर थी और इसमें कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स 5-6 उड़ाए हैं और इसके साथ साथ एक जो हैंगर था चकलाला में जिसको उड़ाया गया और उसको उसमें काफ़ी F-16 डैमेज हुए हैं और इसके साथ साथ जो इनके राडार सिस्टम शायद 2-3 जगह पे उड़ाए हैं। तो S-400 उन्होंने कहा कि बहुत ही इफ़ेक्टिव था और गेम चेंजर था। और दूसरी बात उन्होंने कही कि बहुत सारे मेरे दोस्त भी कहते हैं कि अभी और मारना था, पाकिस्तान को घुटने पे लाया लेकिन थोड़ी देर और कंटिन्यू करना था, लेकिन हमें ये फैसला करना है कि हम अपना टारगेट, अपना जो हमारे अचीव करने थे वो हमने कर लिए, उसके बाद वार से कंटिन्यू करना क्या उसकी ज़रूरत है। इसलिए जब रिक्वेस्ट आई पाकिस्तान की DGMO मीटिंग के लिए तो हमने उसको माना। और वो उन्होंने ये भी कहा कि पिछली बार जो बालाकोट हुआ था तो बहुत सारे, हालांकि हमारे पास ह्यूमन इंट से पता चला था कि बहुत सारे टेररिस्ट मारे गए थे, लेकिन कुछ लोगों ने उस पर सवाल उठाए थे, वो इस बार नहीं उठा पाए क्योंकि हमारे पास सबके इमेजेस हैं और हमारे पास उसके प्रूफ्स हैं। तो ये बहुत क्लियर बात एयर चीफ ने कही है। मैं समझता हूँ बधाई के पात्र हैं हमारी आर्म्ड फोर्सेस, पर्टिकुलरली एयर फोर्स। और लेकिन मैं कई बार ये सोचता हूँ कि हमने एक डिफीटेड और ह्यूमिलेटेड पाकिस्तान को 3 महीने का टाइम क्यों दिया, ये पहले दिन बोल देना चाहिए था। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान जो झूठा प्रोपेगेंडा फैलाता है उसको इस तरह की एनकरेजमेंट नहीं मिलती। तो सुना आपने कि जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य जो लगातार एपी सिंह के बयान को और विश्लेषण उसका करते हुए और तमाम चीज़ों की जानकारी देते हुए नजर आया, लेकिन उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात जो कही है, मैं इसका रुख कर लेती हूँ राकेश पोद्दार जी जो कि काउंटर भी दे रहे थे अंश जी का, लेकिन इसी में एक मेरा सवाल एड ऑन है, उस पर भी आप जरा अपनी प्रतिक्रिया रखिएगा। राकेश पोद्दार जी, एसपी वैद्य ने कहा कि उन लोगों को भी सवाल का जवाब मिला और उन लोगों को इस बार अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, इस बार मौका नहीं मिला, अवसर नहीं मिला, क्योंकि सेना के पास हर एक फुटेज और एक एक इमेज थी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और जानकारी दी। और जिन्होंने पिछली बार सवाल खड़े किए थे इस बार उनके उतने उनको अचीवमेंट नहीं मिला, उसमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है सवाल खड़े करने की। देखिए मनीषा जी, हमारे डीजी साहब ने जम्मू कश्मीर के पूर्व, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी को बोलने का मौका नहीं मिला। हमने करके दिखाया, हमारी सेना ने करके दिखाया। कांग्रेस ने बार बार सवाल उठाते हैं और मैं कहना चाहता हूँ ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। 56 इंच का सीना है उनका, मोदी जी का, सुन लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद था, सेना के सेना अध्यक्ष, सारे सेना के सेना अध्यक्ष ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर मकसद था कि आतंकवादियों को मारना। 100 आतंकवादी को मारा। 100 आतंकवादी के जनाजे में किस तरह हमने वहां के सेना अध्यक्ष को देखा। और जो ग्रुप कैप्टन शिव कुमार जी ने कहा कि हमने जो है 21 टारगेट चुने थे और 9 नहीं
गरिमा आप को बनाए खुद रखें। मेरे बीच में बोल रहे थे, तो आपको आपने ये हिम्मत होनी चाहिए कि आप जो है फिर दूसरे की बात को सुने। और यहाँ पे आप सुनिए क्या सर, बात कर रहे सुनिए। थे? देख रहे हैं मनीषा जी, अरे, उनकी मैंने मर्यादा देखी, देखिए। ऐसे चर्चा नहीं हो आपने पाती है हमसे सर, सवाल कुमार जी ने किया, कहा आपसे कि नहीं ग्रुप पूछा कैप्टन सवाल। शिव कुमार जी ने अगर कहा हमको कि बोलने भैया के लिए हमने बोला 21 गया, टारगेट चुने थे, सवालों का लेकिन जवाब उसमें से देता हूं, 9 तो टारगेट समझता हूं। हमें अगर आपने- फाइनल करने पड़े। और आशीष यहाँ पे सुन बात लीजिए करें कि प्लीज, चपन ऐसे चर्चा नहीं मनीषा हो जी, पाती है सर, प्लीज गरिमा आप को काउंटर बोलिए तो कीजिएगा, बनाए रही। लेकिन उनको इसीलिए सुन तो तो राहुल लीजिए। गांधी जी की इस लोकतंत्र में हराने का काम करती है 140 करोड़ जनता। जब लोकतंत्र के मंदिर में वहां सवाल नहीं उठाएंगे, सड़क पे सवाल उठाएंगे कि महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई। अरे हम तो लोग सवाल भैया सुन लीजिए। लोकतंत्र में जो अरे लोकतंत्र में सुनिए मेरे भाई, विश्वास फिर मैं तू मैं करूंगा, अच्छा लगेगा। नहीं है तू इस मैं देश करूंगा, में अच्छा नहीं, लगेगा। नहीं, सर, नहीं, सर, प्लीज, इतना शब्द की जितना मर्यादा। नहीं किया है शब्द लोकतंत्र की में। मर्यादा। बनाइए आप थोड़ा सा। यहाँ पे राजनीति ऑपरेशन की क्या सिंदूर बात की करते हैं? है, सेना की बात है, सेना के सिर पे सवाल उठाने वाले लोग आज हमें नहीं बोलने दिया जा रहा है। लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग हैं। मैं कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी कहते थे, अरे सुन आप लीजिए, यहाँ पे क्या फिर- बात कर रहे फिर हैं? शुरू हो गया। पुलवामा के अरे शहीदों सुनते के हैं नाम पे जो है सर, आप वोट प्लीज। मांगेंगे और यहाँ पे आप अच्छा, हमें बात अंशी कर रहे हैं जी, राजनीति का पाठ पढ़ा रहे अंशी, हैं। प्लीज, ऑपरेशन ऐसे चर्चा सिंदूर में नहीं आप हो पाती यहाँ है पे सर, टारगेट प्लीज। किसको गरिमा पहुंचेंगे बनाए और यहाँ पे आप हम पे सवाल उठा दो। 140 करोड़ जनता लाइव देख रही है। 140 करोड़ जनता लाइव देख रही, सुन लीजिए। इन्होंने कहा आतंकवादी को जो मारना था, सिर्फ आतंकवादी को मारना था, पाकिस्तान के आम आवाम को, हम लोगों को नहीं छेड़ना था। अगर आप आतंकवादी या किसने कहा? किसी ने नहीं कहा। अरे सुन लीजिए किसने भैया, कहा? सुनिए ना मनीषा जी, मेरा सर दर्द हो जाता है, ऐसे लोगों को मत बुलाएगी। ठीक है अगर सर, इनकी बातों में ठीक है सुनता सर, हूं तो सुन सवाल रहे का हैं, जवाब सुन देता हूं। रहे हैं सर पहली दर्द बात तो आप खुद दूसरों के बीच में बोलेंगे तो आपके अंदर हिम्मत होनी ठीक है सर, चाहिए। अब कोई किसी के बीच में नहीं बोल रहा सर, प्लीज, ऐसे वक्त जाया होता है और कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाता सर चर्चा का। प्लीज प्लीज अंशी, हाँ बोलिए। मनीषा जी, आतंकवादियों को मारने का पहला मकसद था। हमारे सेना के सेना अध्यक्ष ने कहा कि हमने आतंकवादी को मारा और उसका पर्दाफाश किया कि किस तरह पाकिस्तान आतंकवादी को पालने का काम करता है। और राहुल गांधी जी ने कल बयान दिया था कि मैं राजनीतिक परिवार से आता हूं। उनका भी पर्दाफाश हो गया है। उस राजनीतिक परिवार से आते हैं जिनके दादी ने लोकतंत्र को लूटा है, संविधान को लूटा है। जवाहरलाल नेहरू जी ने लूटने का काम किया और ये बार बार कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर, मैंने कहा खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। मौका मिलेगा तो हम लोग 300 किलोमीटर घुस से 500 किलोमीटर घुस कर मारने का काम करेंगे। और इन्होंने महादेव ऑपरेशन पे भी सवाल उठाया था, तो देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने 3 आतंकवादियों को मारने का काम किया। अब मैं आता हूं इनकी बात पे आता हूं, जो ये बार बार कहते हैं कि प्रधानमंत्री बिहार क्यों गए। प्रधानमंत्री जब बिहार गए तो बिहार में जाके उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा। तो मिट्टी में मिलाने का काम किया। उस पर पनीत श्रीनेत, इनके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तो इन्होंने कहा एक तमाशा है मोदी जी का, एक तमाशा है। सवाल उठाए थे देश के प्रधानमंत्री पे, सेना पर सवाल उठाए कि तमाशा है। नाना पटोले जी कहते थे कंप्यूटर गेम है। नाना पटोले जी कहते थे कंप्यूटर गेम है। तो क्या कंप्यूटर गेम था? पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ने का काम मनीषा जी, गेम था। ठीक है, मैं मणिशंकर अय्यर, ठीक है, मैं मणिशंकर अय्यर कहते थे कोई देश पाकिस्तान से दोषी नहीं मान रहा है। बताइए, मणिशंकर अय्यर का बयान पाकिस्तान को कोई दोषी नहीं मान रहा है। कैसे कैसे बयान देते हैं। इनके कर्नाटक के सीएम कहते थे कि देश के प्रधानमंत्री वहां जाके कंप्यूटर गेम खेल रहे हैं। ऐसे ऐसे बयान है इनके। ये एकदम लगता है कि राहुल गांधी जी की पूरी टीम देशद्रोहियों के टीम के साथ खड़े। इनके लिए बांग्लादेशी प्रेम है, पाकिस्तान के नागरिक इनके लिए प्रेम है, इनके लिए चीन प्रेम है। देश के सभी संवैधानिक संस्था, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, नहीं, अगर विपक्ष के नाते राकेश जी, अगर चर्चा की मांग की जाती है या सवाल किए जाते हैं तो फिर आप लोगों का और दायित्व बढ़ जाता है कि आप उनके संशय को दूर करें, आप उनके शक को दूर करें, आप उनके सवालों के जवाब दें, और यही विपक्ष काम करता है। लेकिन अंश जी, सवाल उतने ही होने चाहिए जिससे आपको राजनीतिक लाभ या लोगों को लाभ मिल रहा हो। आप अगर सेना को भी राजनीति में लेकर आएंगे, उसका भी राजनीतिकरण करेंगे तो देश भी देखता है और सेना भी माफ नहीं करती, क्योंकि उनका ही शौर्य है जो हम इतना बोल पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं। आप सोचिए कि वहां पर कितना वो लड़ते हैं, कितना वो झेलते हैं और इतना मादा रखते हैं कि वो दुश्मन को घुटनों पर टेक देते हैं। इसको पूरा देश और पूरा विश्व मान रहा है, कांग्रेस को छोड़कर और आपको छोड़कर। मैं विपुल जी का रुख कर लेती हूँ। विपुल जी, अभी क्योंकि लगातार मुझे 10 सेकंड का जवाब देने दीजिए प्लीज। मैं इसका एक बार सर, मुझे थोड़ी देर का सर सुनिए, अब मैं आप ही लोगों से सवाल लेती रहूंगी तो फिर मेरे बाकी 2 मेहमान भी तो जुड़े हुए हैं ना, मैं उनका भी एक रुख कर लेती हूँ, फिर मैं आती हूँ आपके पास। विपुल जी, क्योंकि अब ये सवाल किए जा रहे हैं कि भाई उस वक्त मौका मिल गया था कांग्रेस को, इस बार मौका नहीं मिल पाया। राहुल गांधी जो भरे मंच से ही कहते हैं और तमाम सभाओं से ही कहते हैं कि भाई हमारे 5 फाइटर जेट्स पाकिस्तान की सेना में गिराए गए, उनके सवालों को काउंटर करते हुए एपी सिंह ने कह दिया कि नहीं भाई, हमें तो कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारे सेना को कोई नुकसान नहीं हुआ और हमने तो सक्षमता और साक्षरता सब दिखाई, दुनिया ने भी देखी। क्या आपको लगता है कि इस बार अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम थी विपक्ष के पास?
सवाल करने की? जी निश्चित तौर पर अपॉर्चुनिटी कम, मतलब प्रश्न बनता नहीं था जिस तरह हाँ। का प्रश्न उन्होंने किया। 5 फाइटर प्लेन का आप बार बार सेना से एविडेंस मांगते हैं, और दूसरी तरफ आपके प्रवक्ता और आप फिर कह रहे होते हैं कि हमें सेना पर गर्व है, हमें सेना पर भरोसा है। आप एविडेंस भी तो मांग रहे होते हैं। आप हरियाणा वाली वो जगह आपको भूली नहीं होगी मनीषा जी, आप सबको याद होगा, जहां उनका फाइटर प्लेन गिरा था और उसको लेकर के ग्रामीण जनता दौड़ भाग रही थी। तो हमारे पास तो पर्याप्त एविडेंस था। आपको अपनी आंखों से देखना चाहिए था इन चीजों को, सब कुछ घटनाक्रम को देख रहे थे। दूसरी तरफ अभी जो आप क्लिप सुना रही थी, उससे पहले अंश जी ने एक बात कही थी, उस पर मैं बीच में बस 1 मिनट का हस्तक्षेप चाह रहा था। उन्होंने अभी रक्षा मंत्री के वक्तव्य का जिक्र जिस तरह से किया था, वो रक्षा मंत्री का वक्तव्य नहीं है। मुझे लगता है कि इनको देखना चाहिए हाँ। जिस तरीके से उन्होंने कहा, और बार बार ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने नहीं, हमारे उन्होंने DGMO कहा से था, उन्होंने संपर्क किया। स्पष्ट शब्दों में, जब राहुल जी ने ये संसद में बोला था तो उन्होंने हामी भी भरी थी उसमें। आप क्या बात कर रहे हो? उन्होंने क्या नहीं कहा था कि अंश भाई आप उसको तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत कर रहे थे, मैं बात कर लूं तो फिर आप बात कर लीजिएगा, अपनी बात रखिएगा, फिर मैं आपको जवाब दूंगा, ठीक है? तो मैं कह रहा था कि अभी आप सुन रहे थे जम्मू कश्मीर के उनको डीजी को, तो उन्होंने भी ये बात कही, और सब कोई कह रहा है कि वहां के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से संपर्क किया। और फिर हाँ। निश्चित तौर पर उस समय जो स्थिति थी, जिस तरह की बढ़त में हम दिखलाई पड़ रहे थे, तो आम जनता के तौर पर मैं कह रहा हूं, आम मन के तरफ, भारतीय मन की तरह से मैं कह रहा हूं कि हम सब चाह रहे थे, हम सबको आश्चर्य हुआ था। इससे मैं कतई मतलब इत्तेफाक रखता हूं, इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं। हम सबको आश्चर्य हुआ था कि ये लड़ाई थोड़े दिन और चलनी चाहिए थी, लेकिन आज जैसी स्थिति में हम हैं, अब हमें समझ में आ रहा है कि हमारे लिए लड़ाई, अगर हमने अपना बदला ले लिया था, हमने अपनी कार्रवाई पूरी कर ली थी, हमने 90% जो हमने चाहा था वो कर लिया था, तो हमें युद्ध को रोकने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए था। आज जिस तरह की परिस्थिति बन रही है वैश्विक राजनीति में, जिस पर ये प्रश्न कर रहे हैं, उस प्रश्न के साथ मैं भी हूं कि वैश्विक राजनीति में हमारे साथ बहुत ठीक से कंधा मिलाकर के चलने वाले लोगों की कमी है। ऑपरेशन सिंदूर के समय अगर हमें दुनिया से मजबूती से समर्थन मिलता तो हम और ठीक से कार्रवाई करते। हमने कार्रवाई की, मैं बार बार कह रहा हूं कि हमने 90% कार्रवाई की, लेकिन हमने देखा और पाया, और हमें जरूरत पड़ी कि हम दुनिया को अपना संदेश दें, और दुनिया के तमाम देशों में हमने प्रतिनिधिमंडल भेजा और अपनी बातचीत की, और उस बातचीत का परिणाम सामने आ रहा है, जिसमें कांग्रेस के नेता भी जाते हैं। कांग्रेस की तरफ से शशि थरूर जाते हैं, और शशि थरूर लगातार उस बात को कर रहे हैं कि हम ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर ही बात करेंगे, क्योंकि हम अपना वक्तव्य नहीं बदलेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी बढ़त रही है। तो क्या कारण है कि कांग्रेस इस स्टैंड के साथ नहीं चल पा रही है? क्या कारण है कि कांग्रेस को और मुद्दे नहीं मिल रहे हैं? क्या कारण है कि कांग्रेस बार बार वही प्रश्न उठा रही है? बहुत अच्छी बात जम्मू कश्मीर के डीजी कह रहे थे कि यहाँ प्रश्न बनता नहीं है। जहां प्रश्न नहीं बनता है वहां प्रश्न करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी लोकप्रियता और आपकी प्रासंगिकता घटेगी। करती है सर, कांग्रेस आपकी प्रासंगिकता घटेगी। मैं बार बार कहता हूं कि आप सही मुद्दे के साथ आइए, आप भी सत्ता में आएंगे। और सत्ता, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी गलती नहीं कर रही है। आप नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि उनकी सरकार में सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। बहुत सारे प्रश्न हैं जिसको उठा सकते हैं आप पब्लिक फोरम से, लेकिन संवेदनशील मुद्दों पर इस तरह से बचकानी हरकत नहीं होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं आपके प्रश्न के जवाब में कि यहां प्रश्न नहीं बन रहा था, यहां प्रश्न बेवजह उठाया गया था। ठीक है, ठीक है। मैं एक बार फिर से डॉक्टर धीरज गुप्ता जी का रुख कर लेती हूँ। डॉक्टर धीरज गुप्ता जी, अभी जैसे कि हमने कहा, और लगातार जो सेना में दिलचस्पी रखते हैं या सेना की कार्यशैली को उतना समझते हैं, उसकी पूरी फॉर्मेलिटीज़ को समझते हैं या पूरी उसकी प्रक्रिया को समझते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई ऑपरेशन को तब तक आप कंटिन्यू कीजिए जब तक आपके अचीवमेंट्स नहीं हो जाते टारगेट्स पर। अगर आपका टारगेट 4 दिन में कंप्लीट हो गया है तो आप उसे पूरा कर लीजिए, आप उसको फुल स्टॉप लगा दीजिए अपने ऑपरेशन पर। अगर इसमें ऑपरेशन में अगर आपको टारगेट अचीव करने में 10 दिन लगते हैं तो 10 दिन बाद आप फुल स्टॉप लगाइए। लेकिन लगातार कुछ लोग ये कह रहे हैं, देश का एक तबका ऐसा है, विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि भाई आपको थोड़ा और कंटिन्यू करना चाहिए था। अब इसमें क्या पॉसिबिलिटीज रहती, क्या वाकई में कंटिन्यू करते तो फिर वो सही रहता, या इसका क्या विश्लेषण आप कहेंगे कि किस तरीके से आप अंश जी को और तुम तमाम लोगों को सहमत करेंगे? देखिए, एग्जीक्यूशन और जो है एक रिएक्शन पब्लिक का देखिए, आज के देश में युद्ध जो है केवल बॉर्डर पर नहीं लड़े जाते हैं,
आपके मोहल्ले के पड़ोस वाला भी आपसे युद्ध लड़ रहा होता है। आप देखे होंगे कि युद्ध के उदाहरण कितने हमारे भारतीय पकड़े गए हैं जो कि उनकी मुखबिरी कर रहे थे। तो इस समय अभी अगर भारत का एक स्टैंड देखेंगे, मैं बता दूं कि चाइना जो लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक का बॉर्डर है एलओसी, उस पे एलओसी पे क्या है कि हर साल वाटर टेस्ट करता था। वाटर टेस्ट करने के बाद वो कुछ किलोमीटर अंदर घुस जाता था, वो फिर भारत का रिएक्शन देखता था। लेकिन 2014 जब लद्दाख वाला केस हुआ, लास्ट टाइम जब उसने वाटर टेस्ट किया, तो मोदी ने स्टैंड ले लिया। मोदी ने स्टैंड ले लिया। अब चाइना को बात नहीं पच रही है कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर भारत बना लेगा तो जापान जैसा देश जब विश्व युद्ध छेड़ सकता है, तो भारत तो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो चाइना को वहीं पे रोकने बाद काली मां पहाड़ी को भी भारत ने जब कब्जा कर लिया अंदर जाके, तो ये दुनिया के सामने एक मैसेज गया। और उसमें आपको बताना चाहूंगा कि अमेरिका कई बार कोशिश किया कि क्या मैं आपका हेल्प करूं, लेकिन डिफेंस स्टडीज जो हैं, जो डिग्री कॉलेजेस में पढ़ाई जाती हैं, उसमें अगर किसी विश्व को अपना एक मादा रखना, अगर वर्ल्ड पावर शेयर में अपनी एक हिस्सेदारी को बढ़ाना है, तो उसको स्वयं पे लड़ना होता है। भारत ने अमेरिका के रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया और चाइना से स्टैंड अप क्लियर लिया, और अंत में जाके भले ही 4 साल 3 साल हो गया, लेकिन 5 साल हो गया, लेकिन भारत की शर्तों पे अब धीरे धीरे बातें बन रही हैं। अब संबंध भी अच्छे होते जा रहे हैं क्योंकि विश्व समुदाय में। तो यहां पे मैं अगर बताना चाहूंगा कि जो ऑपरेशन सिंदूर है, खत्म नहीं हुआ है। अगर उसकी परिणति बता रहा हूं कैसे खत्म नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अभी हमारे राजनाथ सिंह जी ने सिग्नेचर करने से मना कर दिया था, क्योंकि वहां पे ऑपरेशन सिंदूर उसमें जो है पहलगाम का नहीं था, वो ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट था। और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और जो इक्विपमेंट थे रशियन, जिन्होंने कि चाइनीज और अमेरिकन इक्विपमेंट को धराशायी किया, उससे बौखला गया चीन भी और अमेरिका भी। अमेरिका 86% जो अभी इक्विपमेंट पाकिस्तान को जा रहा, उसको कब्जा करने के लिए पाकिस्तान के थ्रू, पाकिस्तान में वो कब्जा करना चाहता है, मुनीर को न्योता दे रहा है ताकि वहां पे वो फिर से अपना एक रिलेशन बनाए, अपनी मार्केट बनाए। भारत उसके हिसाब से चलता नहीं है, भारत को वही चाहिए जो उसके लिए हिसाब है। अब उसी के हिसाब से ट्रम्प साहब ने टैरिफ का भी भारत पे किया है। लेकिन भारत उसको भी पहले दिन ही बोल दिया जयशंकर प्रसाद ने कि भाई हम तेल खरीदेंगे रूस से। और मैं तो एज ए एक्सपर्ट बोल रहा हूं कि अगर अमेरिका रूस से सस्ता तेल देता है तो अमेरिका से खरीदो। हमें बाजार में जाना है और जो भी हमको सस्ता देगा हम लेंगे। हमारे अल्टीमेट हमारा गोल क्या है कि अपने देश के लोगों को हेल्प करें। तो ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल चल रहा है और इसको देखने वाले देखने चाहिए किस किस रूप में चल रहा है। अभी देखिए प्रधानमंत्री साहब जाएंगे यहाँ पे चाइना में, तो चाइना में भी अगर कुछ ऐसा अगर होगा तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री साहब का जो स्टैंड शुरू से रहता है। अब बात मैं कल आपके भारत 24 में बोल रहा था कि ये मैसेज हमको नहीं देना है कि अमेरिका ने हमारे पर वो कर दिया है, हमारे पर ज्यादती कर दी, नहीं। वो अपना एक है, देखिए हमारे अमेरिका के साथ और बहुत सारे संबंध है, केवल एक टैरिफ वाला ही संबंध नहीं है, और हमको बहुत सारी चीजें लेके चलनी है। टैरिफ वाले संबंध में तो भारत के प्रधानमंत्री व्यक्तिगत तौर पे इंग्लैंड जाके एफटीए करके 0.6% का जीडीपी ग्रोथ ले लिए हैं। अब इसके टैरिफ लगाने से कुल 0.2% का ग्रोथ होगा। तो भारत वैसे ही चुपचाप कूल कंपोज्ड है, क्योंकि टैरिफ लगाओगे 50% तो भी हमारा लॉस नहीं होने वाला है। लेकिन अभी 25 से 30 तक तो भारत का ऑपरेशन सिंदूर ही चल रहा है। उसको नजरिए से देखिए, आपका सिंधु जल संधि भी हटा नहीं है। और मैं बता दूं कि मुझे बोलना नहीं चाहिए मीडिया पर, लेकिन भारत के जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के इंजीनियर हैं, सुबह से शाम तक रात दिन लगे होंगे जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में, किस तरह से हम संधि को बेटर बनाए, उसको जो एवियंस में रखा गया है, भारत को कितना लाभ पहुंचाए, पाकिस्तान को कितना हम हानि में ले जाए। तो वो ऑपरेशन सिंदूर के ही पार्ट है। और मैं सलाम करता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर जो बोला गया कि चल रहा है, उसकी परिभाषा बहुत बड़ी है। वो कहां कहां चल रहा है किसी को पता नहीं है, लेकिन वो चल रहा है, लगातार चल रहा है, केवल गोलियां नहीं छोड़ी जा रही हैं। जी मनीषा। ठीक है, यानी कि डिप्लोमेसी के दायरे में भी हम ऑपरेशन सिंदूर को आगे बढ़ता हुआ देख सकते हैं। मतलब एक कूटनीतिक रास्ते के जरिए भी हम जो तमाम फैसले या फिर तमाम जो वक्तव्य दिए जा रहे हैं उनको भी हम ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा मान सकते हैं। ठीक है, राकेश पोद्दार जी कहना चाहते हैं कुछ? नहीं, पहले मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ऐसा खिलाड़ी है फुटबॉल मैच के, जो सेल्फ गोल अपने ही तरफ करते हैं। आपने फुटबॉल मैच में देखा होगा, खिलाड़ी सामने वाले को गोल करता है, एक खुद अपने ही गोल मार लेते हैं और अपने ही आउट हो जाते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर चीन ने जमीन हड़प ली गलवान घाटी के संघर्ष के बाद, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, तो यहाँ पर कांग्रेस की किरकिरी हुई है। अब चूंकि 5 फाइटर जेट गिराने की बात राहुल गांधी तमाम मंचों से कह रहे थे, अब एपी सिंह का बयान आ गया तो भी कांग्रेस ने अपने पहलू पर कुल्हाड़ी मारी है।
जी मनीषा जी, आपने देखिए ना सुप्रीम कोर्ट का बयान देखिए, चाहे हम लंदन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बात करें, चाहे अमेरिका की बात करें, सब राहुल गांधी जी सिर्फ गोल करते हैं, अपने ही तरफ गोल कर लेते हैं और आउट हो जाते हैं और बार बार करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ राहुल गांधी सकारात्मक राजनीति कीजिए, विकास के मुद्दे पे हमसे लड़िए ना, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, आपसे करेंगे। अब विकास की बात करेंगे नहीं, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाएगा, मीडिया पे गोदी मीडिया कहेगा, संविधान के ऊपर सवाल उठाएगा, उसके बाद ईडी सीबीआई की सवाल उठाएगा। मैं कहना चाहता हूँ इधर उधर की बात मत कर, संविधान किसने लूटा, इधर उधर की बात मत कर, संविधान किसने लूटा, इधर उधर की बात मत कर, लोकतंत्र किसने लूटा, सब जानता है। इंदिरा गांधी जी ने लोकतंत्र लूट लिया, संविधान को लूटने वाले जवाहरलाल नेहरू जी संविधान को लूट लिए। ये सब लोग 55 साल में देश को लूटा है। इनको सिर्फ देश इनके लिए सर्वोपरि नहीं थी, सर्वोपरि थी जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, पूरा का पूरा परिवार इनके लिए सर्वोपरि था, देश सर्वोपरि नहीं था। अगर देश सर्वोपरि होता तो 55 साल में काम करके दिखाते। जनता इनको नकार रही है। आप राहुल गांधी जी को देखिए ना, देश के अंदर राहुल गांधी ने 96 विधानसभा उनके नेतृत्व में लड़ा गया, लगभग 90 विधानसभा वो हार चुके हैं, 6 विधानसभा उन्होंने जीतने का काम किया, 3 लोकसभा का चुनाव राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा गया, लेकिन 272 का आंकड़ा नहीं पूरा कर पाए 3 लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद। इसी को तो कहते हैं सेल्फ गोल। बार बार अभी देखे चुनाव आयोग पे इन्होंने सवाल उठाए, कभी एसआईआर के मुद्दे पर सवाल उठाता है। भैया आप सुप्रीम कोर्ट गए, नहीं, अभी कह रहे थे कि राजस्थान की वेबसाइट नहीं खुल रही है, फिर अचानक से खुल जाती है। जी मनीषा जी, नहीं, अभी राहुल गांधी कह रहे थे ना अभी हाल ही में कि राजस्थान की देखिए वेबसाइट नहीं खुल रही है, फिर अचानक से खुल जाती है वेबसाइट, तो उस पर भी कई तरह के सवाल खड़े हुए। देखिए मैंने कहा कि राहुल गांधी जी को चुनाव आयोग बुलाया था ईवीएम के सवाल पे उठाने के लिए, नहीं गए। 2 जुलाई को बुलाया था, एसआईआर के मुद्दे पे सवाल पे उठाया था, नहीं गए। एसआईआर आज से थोड़ी हो रहा है, 4-5 वर्षों से हो रहा है, 2003 से लगातार एसआईआर के माध्यम से देश का चुनाव हो रहा है, इनको पता नहीं। फिर ईवीएम पे सवाल उठाते हैं, ईवीएम खराब था, अभी राहुल गांधी ने बोला तो 2005 का चुनाव इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, 2010 का लोकसभा का चुनाव लड़ा। अभी मतलब ये सेल्फ गोल करने का काम जो है राहुल गांधी करते हैं। आप विकास पर बात कीजिए, आप रोजगार पर बात कीजिए, आप शिक्षा के मुद्दे पर बात कीजिए, आप तमाम मुद्दों पर बात कीजिए ना, लेकिन आप सेना के शौर्य पर सवाल खड़े करते हैं और बार बार आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। आप सेल्फ गोल करते, ये कह रहे हैं राकेश जी। आतंकवादी 1.5 घंटे तक लोगों को मारते रहे, सेना वहां पे कहां थी, पूरा मैदान खाली था, वो क्यों लोगों को बेसहारा छोड़ दिया? ये सवाल जब विपक्ष पूछते तो हम लोग देशद्रोही है, लेकिन मोदी जी मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे 26/11 के बाद तो वो देशभक्त है। 26/11 के बाद बीजेपी जो है ये एक इश्तिहार निकाल दिया जिसमें नीचे लिखा हुआ है वोट फॉर बीजेपी, अगले दिन ही तो वो देशभक्त हो जाती। ये कैसा, मैं पूछना चाहता हूं, विरोधाभास है? मैं पूछा तो ये कैसा विरोधाभास है कि जब पहलगाम हमले के बाद विपक्ष पूछता है कि इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते गृह मंत्री जी, इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते राजनाथ जी, इसकी जिम्मेदारी क्यों आप वहां के राज्यपाल मनोज सिन्हा जी के उस पर छोड़ देते हैं, तो हम लोग देशद्रोही हो जाते हैं। लेकिन जब 2013 की बात कर लीजिए, सुषमा स्वराज जी चाइना के मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिम्मेदारी की बात करती थी। आपको याद होगा किस प्रकार से चाइना के मसले पे जब नेहरू जी थे 1962 में, जब उन्होंने संसद में विपक्ष नेहरू जी से सवाल पूछता था तो वो देशभक्त हो जाते थे। ये कैसा विरोधाभास है कि पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स कहां से आ गया? ये सवाल जब विपक्ष पूछ लेता है तो हम देशद्रोही हो जाते हैं। पहलगाम हमले में वो आतंकवादी कहां से आ गए? ये सवाल जब विपक्ष पूछ लेता है तो हम लोग देशद्रोही हो जाते हैं। लेकिन मोदी जी पुलवामा में शहीदों के नाम पे लेकिन आरडीएक्स कहां से आया, इसको लेकर अभी तक कोई रिपोर्ट भी नहीं आई है राकेश जी, अभी तक कोई आंसर नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं कि आरडीएक्स कहां से आया था। इसको लेकर अब विपक्ष कह रहा है कि भाई सवाल करने पर देशद्रोही क्यों बता दिया जाता है विपक्ष को। बस एक आखिरी चीज और मैं एक लाइन कहना चाहता हूं कि इन सवालों का जवाब देने की बजाय मोदी जी अगर संसद में नेहरू जी को कोसते हैं तो आप मुझे बताइए क्या उनसे कहां पे सवाल पूछे? क्योंकि संसद में नहीं तो वो जवाब देते हैं, सर्वदलीय बैठक में नहीं तो मोदी जी आते हैं और आप लेकिन अच्छा ठीक है, लेकिन ये जो फाइटर जेट्स गिराने का मसला था या कितने टारगेट्स अचीव करने का मसला था या फिर कंटिन्यू क्यों नहीं किया ऑपरेशन सिंदूर को हमलावर पूरे टारगेट्स को अचीव करने के बाद भी, ये जो तमाम बड़े सवाल थे इनके जवाब आज मिले या नहीं मिले? बस मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे अंश जी। आप जो ये सवाल पूछ रहे हैं इसमें मैं बार बार जवाब दे चुका हूं कि ये सवाल नहीं, सुनिए एक सेकंड, आप मेरे को प्लीज बोलने दीजिए, अगर आप बुला रहे तो थोड़ा रिस्पेक्ट करिए कि जब यही सवाल जब इस देश की सीरियस कर रही हूं सर, मेरा तो काम ही आपसे सवाल करने का है,
नहीं बोलिए। प्लीज मुझे बोलने दीजिए ना। हाँ बोलिए बोलिए। अगर इस देश के सीडीएस अनिल चौहान जी कह रहे हैं, अगर वो बात हम लोग रख रहे हैं कोट करके, मोदी जी कहते संसद में कि नहीं जो था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सीडीएस जी जो कह रहे हैं कि हमारे विमान गिरे हमें क्षति हुई, वो गलत कह रहे हैं, नहीं हमें कोई क्षति नहीं हुई, वो कहते हैं मोदी जी। मैं कहता हूं कि जो हमारे ग्रुप कैप्टन नेवी के थे शिव कुमार जी, उन्होंने कहा कि हमने 21 टारगेट पहले चुने थे लेकिन पॉलिटिकल लिमिटेशंस की वजह से हमें 9 करने पड़े, तो वो कहते हैं कि नहीं वो गलत कह रहे हैं, हमने जो है सेना को खुली छूट दी हुई थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं कि जो लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह जी ने समय का अभाव है, कहा वरना मैं आपकी पूरी बात सुनती और उसका काउंटर भी लेती। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।